अच्छा सार्थक प्रयास रहा आपका। मैं इसके पश्चात डॉक्टर विजय कुमार जी उज्जैन से ही हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूँ। अपने शोध पत्र का टॉपिक भी बता दीजिएगा। और सभी से अरे निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक शोध पत्र वाचन कर लिया है भाई, उसकी हार्ड कॉपी यहाँ पे जमा करने का हमारे पास में निर्देश आया है, तो कृपया कर उसकी हार्ड कॉपी भी हम सदाशिव लोगों को समारंभां दे दीजिए। शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। सम्माननीय मंच एवं उपस्थित सम्माननीय गुरु जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मैं बृहत्तर भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं वास्तु इस विषय को लेकर के अपने विचार यहाँ पे आप विद्वज्जनों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। जब हम बात भारत की कर रहे हैं, सभ्यता की कर रहे हैं और संस्कृति की कर रहे हैं, तो हमारा जो संस्कृति और सभ्यता का जो मूल वेद, और उसके बाद जब हम सभ्यता की जो शुरुआत और संस्कृति की जो शुरुआत करते हैं तो वो हम अपने एक सबसे छोटी इकाई परिवार से करते हैं। और परिवार का जो स्थान, परिवार जहाँ पे रहता है, उसके लिए जो आवास की व्यवस्थाएं हैं या उसमें रहन सहन की जो व्यवस्थाएं हैं, वो हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति में वास्तु शास्त्र के रूप में वो परिगणित किया गया है। वास्तुशास्त्र को यहाँ पे थोड़ा गौण रूप में मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि वास्तुशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो हम वेदों से या उससे पूर्व वेदों से हम उसकी गणना करते हैं, और जब वेद मूलक संस्कृति को लेकर के जब हम आगे चलते हैं तो वास्तु के साथ साथ हम वास्तु के, जैसे सर ने अभी मयसूर और सूर्य सिद्धांत की चर्चा की, उसके बाद क्रम चला कि ज्योतिष शास्त्र की बात आई, और ज्योतिष का ही एक जो स्कंद के रूप में, एक भाग के रूप में वास्तु जो देखा जाता है, उसमें भी अनेकों उसके भाग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसका जो एक धार्मिक पक्ष है, धार्मिक पक्ष को लेते हुए मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा मंदिर स्थापत्य की। वास्तुशास्त्र में मंदिर स्थापत्य प्रायः हम देखते हैं कि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति का जो शाब्दिक अर्थ है वो है परिमार्जित करना। उसका शाब्दिक अर्थ है अलंकृत करना। मतलब हम अलंकृत कर रहे हैं, परिमार्जित कर रहे हैं। चाहे वो शास्त्र है, शास्त्र को भी हम कैसे, किस तरह से अपनी परंपराओं में, किस तरह से अपनी संस्कृति में उसको परिमार्जित करते हुए हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, और उसका जो एक अंतर संबंध स्थापित होता है। हम एक परिवार से लेकर के जब विश्व की कल्पना करते हैं, जब हम उस विचारधारा से हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, और हमारे मनुष्यों का एक मुख्य ध्येय है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कि सभी के हित के लिए सोचना और सभी के हित के लिए ही कार्य करना। और उसी में वास्तुशास्त्र अभिलक्षित होता है कि स्त्री पुत्रादिक भोग सौख्य जननम धर्मार्थ काम प्रदम, कि वास्तुशास्त्र की जब आवास की कल्पना की गई तो किस लिए की गई, कि स्त्री पुत्र आदि के सुख के भोग के लिए, और धर्म अर्थ और काम, सिर्फ 3 पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए वास्तु की कल्पना की गई। यहाँ पे सिर्फ जो धार्मिक पक्ष है उसको लेकर के जब आगे बात चलती है तो सभ्यता और संस्कृति को लेकर के जब देखते हैं तो उसका जैसे बृहत्तर भारत की बात हो रही है, जिसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश हैं, बंगाल और ऐसे भारतीय क्षेत्र रहे हैं जहाँ पे जनजीवन की जो संस्कृति है, सभ्यता के साथ साथ वास्तु कला के ऊपर भी उनकी जो आदि के जो रहन सहन की हम बात करें, वहाँ के उस स्थान का एक राजनीतिक व धार्मिक मिश्रित क्षेत्र था। हम बात करते हैं उसी के साथ चीन और चीन से लगे क्षेत्र, हम भारत की भी भवन के स्वरूप की बात करें अथवा परिचय है, उसका एक स्वरूप है, किस शैली में वो बना है, तो वहाँ पे कुछ शैलियाँ हैं, जैसे पैगोडा शैली और हिमाचल में, और उत्तराखंड की कत्यूरी शैली। तो ये शैलियों के प्रायः नाम कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका एक जो स्वरूप है, और ये भी सत्य है कि हर एक शैली की अपनी एक विशेषता है। जैसे कुनी और कुणी दोनों शब्द यहाँ पे चलते हैं, तो काटकुनी शैली की ये विशेषता है कि वहाँ पे काष्ठ और प्रस्तर यानी पत्थर दोनों
को लेकर के भवनों का निर्माण किया जाता है, चाहे वो देवालय की बात हो और चाहे वो उसके आवास की बात हो। अंकन किया जाता है, मूर्तियों का चित्रांकन किया जाता है, तो वहां पे लकड़ी में उनका चित्रों का चित्रांकन किया जाता है, नकाशी की जाती है। और नकाशी से संबंधित ही उत्तराखंड की जो कत्यूरी शैली है, उसका नाम कत्यूरी इसलिए, और कत्यूरी जो राजवंश हैं उनके नाम से वो शैली प्रसिद्ध हुई है। तो इन शैलियों का संबंध, काठमांडू का संबंध, इस तरह के जो पशुपतिनाथ के जो देवालय हम देखें, वहाँ के जो एक शैली का स्वरूप है, तो एक संस्कृति और सभ्यता का एक मेल हमें नजर आता है। हम चाइना की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, चीन और जो हिमालयन क्षेत्र है भारत का, वहाँ भी हम थोड़ा उनका रहन सहन देखें या उनका जो भौगोलिक परिवेश है, वास्तु सदैव भौगोलिक परिवेश की ही बात करता है, क्योंकि वास्तु स्थान की बात करता है और मूल स्थान को मद्देनजर रखते हुए, स्थान को केंद्र में रखते हुए वह दिग्देश के साथ उसकी एक जो मूल संकल्पना को एक स्वरूप देता है। इसी में एक जैसे पैगोडा शैली की बात है, तो नेपाल, चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, इन स्थानों में हम इस शैली के स्वरूप भी देख सकते हैं। समय कम है, फिर भी पीपीटी के माध्यम से कुछ दिखाना चाहता था। एक बार उसमें एक चित्र है, जी जी लगा रखा जी। मैं ऐसे ही उसको परिभाषित, जी जी लगा रखा जी। मैं ऐसे ही उसको परिभाषित करना चाहूँगा। उसमें जब हम बात भी आई थी उसमें स्पंदन, और वास्तु में हम बात करते हैं वास्तु पुरुष की, तो जो भी हमारा स्थापत्य, क्योंकि मंदिर स्थापत्य भी एक उस इस पत्र का एक हिस्सा है, तो जहाँ भी हम स्थापत्य की बात करते हैं, स्थापत्य मतलब स्थापना करना, तो स्थापना कोई भी हमारी जो है वो निराधार या निर्विचार से नहीं होती है। स्थापना करने के लिए हमारे पास कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं, और वही नियम हमें कैसे उनको अप्लाई करना है। तो वहाँ पे एक वास्तु पुरुष की कल्पना करते हैं। देवालय स्थापन में एक पुरुष की कल्पना की जाती है, चाहे आप कोई भी देवालय देख लीजिए, किसी भी शैली, नागर शैली हो, द्राविड़ शैली हो, वेसर शैली हो, तो उसमें एक पुरुष की कल्पना, और उस पुरुष के जो अंग हैं, जैसे चरण हैं, तो चरणों में गोपुर की कल्पना की गई है, और उसके पूरे शरीर में, और जो जब हम गर्भगृह की बात करते हैं, तो गर्भगृह यानी आज्ञा चक्र, कनेक्ट तो है।